तो इसमें हम देख रहे हैं अब कि जो हमारा टॉपिक यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि रिप्रेजेंटेशन है, जैसे 10.2.2 रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस formed by spherical mirrors using रे डायग्राम्स। तो रे डायग्राम से स्फेरिकल मिरर में किस तरह से इमेजेस का फॉर्मेशन होना है उसे यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो, वी कैन ऑल्सो स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय स्फेरिकल मिरर बाय ड्राइंग ray diagrams. Consider an extended object of finite size placed in front of a spherical mirror. Each small portion of the extended object acts like a point source. An infinite number of rays originate from each of these points. To construct the ray diagrams in order to locate the image of the object, an arbitrarily large number of rays emanating from a point could be considered. However, it is more convenient to consider only two rays. For a sake of clarity, the ray diagrams, these rays are so chosen that it is easy to know their directions after reflection from the mirror. The intersection of at least two reflected rays give the position of the image of the point object. Any two of the following rays can be considered for locating the image. यहाँ देखेंगे बहुत ही मार्केबल बात यहाँ पे की गई है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे ये जो हमारा टर्म्स है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर यूजिंग रे डायग्राम। मैंने पहले ही बताया था कि आपको ऊपर में जितने भी चीज़ हमने डिस्कस किया है उसको रे डायग्राम के बेसिस पे समझना ज़्यादा आसान होगा। ऊपर में हालांकि हमने सिर्फ टेबुलर फॉर्म बनाया था, लेकिन यहाँ पे उसके बारे में एक एक करके हम समझ सकते हैं। तो इसके बारे में ही यहाँ पे लिखा गया है और बताया भी गया है कि वी कैन ऑल्सो स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय स्फेरिकल मिरर बाय ड्राइंग द रे डायग्राम। तो रे डायग्राम्स के बेसिस पे हम लोग इस पूरी जो कंडीशंस हैं, पूरी जो एक्टिविटी है उसे ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो कंसीडर एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स ऑफ फाइनाइट साइज। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिसकी फाइनाइट साइज हो, उसको प्लेस करो आप स्फेरिकल मिरर के सामने, और हर एक कोई भी छोटा से छोटा पोर्शन ही क्यों ना हो किसी भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का, वो एक पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करता है, लाइक अ पॉइंट सोर्स। और आपको पता है कि एक पॉइंट सोर्स से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकलते हैं उससे। तो यहाँ पे ये चीज आपको समझना होगा, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ईच ऑफ दीज पॉइंट सोर्स। अगर आप सोचो कि एक पॉइंट सोर्स से इनफाइनाइट रेज निकलते हैं, तो पूरा का पूरा अगर किसी ऑब्जेक्ट की मैं बात कर लूँ, ये पूरा ऑब्जेक्ट की बात कर लें, तो इससे कितने रेज निकल रहे होंगे ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो टू कंस्ट्रक्ट द रे डायग्राम in order to locate the image of an object, an arbitrarily large number of rays emanating from the point could be considered. हमें बहुत सारे रेज को कंसीडर करना पड़ सकता है उसके लिए, कि अगर हम चाहें कि रे डायग्राम अगर बनाना है, लेकिन ऐसा जो है हमारी कन्वीनियंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इजी नहीं होगा, वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू कंसीडर ओनली टू रेज। सिर्फ दो रे को हम लोग कंसीडर करके स्टडी करेंगे फॉर द सेक ऑफ क्लियरिटी, ताकि हमारी क्लियरिटी ज़्यादा हो रे डायग्राम में और हम उस चीज़ को समझ सकें, आसानी से समझ सकें। दीज रेज आर चूजन दैट टू इजी टू नो देयर डायरेक्शंस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद उसकी डायरेक्शन हमें देखिए, अगर मान लो मल्टीपल रेज मैं बना दूं
तो वो गैदर इस तरह से हो जाएगा कि ये जज करना मुश्किल हो जाएगा रे किस तरफ से इंसिडेंट हो रहा है और किस तरफ से रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो एटलीस्ट यहाँ पे हमें ये चीज पता लगेगा, द इंटरसेक्शन ऑफ एटलीस्ट टू रिफ्लेक्टेड रेज गिव्स द पोजीशन ऑफ, जिस पॉइंट पे दो रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन, वहां पे उसकी इमेज की फॉर्मेशन हो रही होगी। ये चीज यहाँ पे हमारे लिए क्लियर हो जाता है, इसलिए ये पॉइंट भी मार्केबल है कि द इंटरसेक्शन ऑफ एटलीस्ट टू रेज, ये देखो आप टू रेज को लेके हमें यहाँ पे फॉर्म करना है, तो एटलीस्ट टू रेज, रिफ्लेक्टेड रेज गिव्स द पोजीशन ऑफ द इमेज, ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है यही इमेज की पोजीशन को बताएगा ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट। एनी टू ऑफ द फॉलोइंग रेज कैन बी कंसिडर फॉर लोकेटिंग द इमेज, कोई भी दो रे आप लेके उसको इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं। अब मैं इसके बाद जो हमारे बुक में है उसके रे डायग्राम पे एक बार फोकस करके चेक कर लेते हैं कि किस तरह से डायग्राम की ड्राइंग होगी। तो रे डायग्राम की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखो दो रे डायग्राम, एक ए और दूसरा यहाँ पे बी दिया हुआ है, और इसमें कहा भी गया है, फर्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे डिस्कस किया गया है, अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखो आप जो रे आ रहा है ये प्रिंसिपल एक्सिस है आपकी, ये वाली जो लाइन है ये प्रिंसिपल एक्सिस है जो पी से होके पास कर रही है, पी एफ और सी से होके पास कर रही है, ये कॉनकेव मिरर में। उसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर में ये जो लाइंस आप देख रहे हो ये लाइन आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये भी पी एफ और सी से होके पास कर रही है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। रिफ्लेक्शन के बाद आप देखो यहाँ पे ये जो रे मैं इस तरह से लेके जा रहा हूँ, ये इंसिडेंट हुआ यहाँ पे इस पॉइंट पे, और रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से होके ये पास कर रहा है। देख पा रहे हो यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस है आपका, मैं एक लाइन से यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, ये प्रिंसिपल फोकस है, इस प्रिंसिपल फोकस से होके पास कर रहा है इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, और appear to diverge from the principal focus in case of convex mirror। जबकि इस केस में it seems to be appear at diverge that means ये रे तो इंसिडेंट हुआ और आफ्टर इंसिडेंट ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, और रिफ्लेक्ट हो रहा है तो इसको आप पीछे की तरफ जब प्रोड्यूस करोगे तो इट सीम्स टू बी मीट एट अ फोकस। ठीक है, प्रिंसिपल के फोकस पे ये इंसिडेंट हो रहा है, तो इसमें डाइवर्जिंग का मामला है, जबकि कॉनकेव में कन्वर्जिंग का मामला है। दोनों ही केस में दिस इज इलस्ट्रेटेड इन 10.3 ए एंड बी, ए और बी दोनों में ही इस चीज को यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ दोनों ही फिगर में इस चीज को बता रहा है कि अगर इन्फिनिटी से रे आ रही है तो वो कहाँ पे आपको मिलेगी, वो आपको फोकस पे ही मिलेगी, जैसा कि ऊपर के चार्ट में हमने देखा था कि अगर ऑब्जेक्ट आप प्लेस करते हो इन्फिनिटी पे तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, तो उसकी इमेज बनती है फोकस पे। ठीक है, जैसा कि इस जगह पे मुझे अलग अलग केसेस देखने हैं, तो अभी ये सेकंड वाला पार्ट आप देख रहे हो, सेकंड वाले में क्या कह रहा है कि अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, जो रे प्रिंसिपल फोकस से होके पास कर रहा है ऑफ अ कॉनकेव मिरर, चाहे वो कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर का केस हो, और a ray which is directed towards the principal focus, या वो रे डायरेक्टली प्रिंसिपल फोकस पे ही क्यों ना आ रहा हो, ये देखो ये प्रिंसिपल फोकस पे आ रहा हो। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वो इमर्ज होता है। ये 10.4 ए और बी का कंडीशन है। देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि ये जो मिरर है ये कौन सा मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है। ठीक है, पहले कॉनकेव मिरर की बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करूँगा। हालांकि आपके पास दूसरा जो है वो कॉन्वेक्स मिरर में दिया हुआ है, तो कॉनकेव मिरर में जो केस है उसके पहले उसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं। वो क्या कह रहा है कि अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, है ना, ऑफ ए कॉनकेव मिरर और अ रे विच डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, दोनों ही केस में ये देखो ये पहला वाला जो केस है जो प्रिंसिपल फोकस से होकर अगर रे जा रही है, यहाँ से आप देखो ये रे किधर से जा रही है, मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये मैंने रे लिया है, आप देख सकते हो ये रे मैंने उठाया है और इसको बिल्कुल इस रे पे लेके आ रहा हूँ, ये प्रिंसिपल फोकस से होके जा रहे हैं। ये देखो आप, ये क्या हुआ, ये प्रिंसिपल फोकस का ये पॉइंट है, यहाँ से ये रे आया
तो ये ऑब्जर्व किया गया कि ये रे रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाती है बाहर। ठीक है, किसके पैरेलल होती है? प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल। यहाँ पे देखो प्रिंसिपल एक्सिस जो यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये बाहर निकल रही है ये रे। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और प्रिंसिपल एक्सिस हमारा कौन है? तो ये है हमारा यहाँ पे ये जो लाइन है जो सी पी से पोल से फोकस से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके ये जो लाइन जा रही है ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट पास हो रही है। उसी तरह से दूसरे रे की बात करें जो कॉन्वेक्स में जो कंडीशन है उसकी बात कर लें हम लोग। तो कॉन्वेक्स में ये कहता है कि डायरेक्टेड टुवर्ड द फोकस, प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर से डायरेक्टली फोकस की तरफ आ रहा है। ये देखो आप, ये जो रे है ये डायरेक्टली फोकस की तरफ आ रही है, इस तरफ से आ रही है। ठीक है, बेशक यहाँ पे आपने एक्सटेंड किया हुआ है, ये वर्चुअल है, ये वाला जो पोर्शन है ना, एक्सटेंडेड पोर्शन जो है ये वर्चुअल पोर्शन है। यहाँ से यहाँ तक मैं बता दूं आपको, ये जो है आपका एक वर्चुअल पोर्शन है, लेकिन फोकस की तरफ डायरेक्ट आ रहा था ये। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये भी क्या होगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन ये भी आप देखो, यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ ये रे दिखा रहा हूँ मैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये भी कहाँ से होके जा रहा है? तो ये भी आपका जा रहा है सीधा वहाँ से पैरेलल। किसके पैरेलल? तो प्रिंसिपल एक्सिस, और ये प्रिंसिपल एक्सिस आपका यहाँ पे है। तो देखो ये जो लाइन्स है प्रिंसिपल एक्सिस की, इसके पैरेलल ये लाइन जानी स्टार्ट हो गई है। तो दोनों ही केस में मतलब फोकस से होके पास कर रहा हो या फोकस की तरफ मूव कर रहा हो, अगर फोकस की तरफ पास कर रहा है कॉन्केव में तो भी रे जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, और कॉन्वेक्स के केस में अगर फोकस की तरफ आ रहा हो तो भी आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही हो जाती है। दोनों ही केस में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आपको रे रिफ्लेक्शन के बाद मिलती है। यहाँ पे थर्ड केस की बात करते हैं। थर्ड केस में क्या है? अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर और डायरेक्टेड in the direction of the center of curvature of the convex mirror. After reflection is reflected back along the same path. This is illustrated in figure 10.5. यहाँ पे आप देखो ये figure 10.5 में, जिसमें A में A और B में दोनों में दिखाया गया है। A कॉन्केव मिरर है, आपको पता चली गया है, और B जो है कॉन्वेक्स मिरर है। The light rays comes back along the same path because of incident rays falls on the mirror along the normal to the reflecting surface. देखिए मिरर पे कोई भी लाइट अगर 90 डिग्री से इंसिडेंट होती है तो नेचुरल सी बात है वो उसी पाथ को फॉलो करेगी। तो जैसे ये कॉन्केव मिरर है हमारा, और कॉन्केव मिरर में देखो अगर ये पहले मैं इस लाइट किसकी बात कर लूँ, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो प्रिंसिपल एक्सिस में अगर रे यहाँ पे आपकी इंसिडेंट हो रही है तो यहाँ पे अगर ये 90 डिग्री से इंसिडेंट हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी रे जो है इसी डायरेक्शन में इसी पाथ पे वापस भी इसी पाथ पे होगी। ठीक है, लेकिन ये ऑब्जर्व किया गया है, जैसे कि आप देखोगे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे पास कर रही है, इस तरह से सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके पास कर रही है कोई भी रे, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये इस जगह पे 90 डिग्री बनाती है। ये क्या बनाती है? इस जगह पे, इस पॉइंट पे, पर्टिकुलर उस पॉइंट पे 90 डिग्री से इंसिडेंट होती है रे, जिसके कारण रे जो है फिर से इसी पाथ को फॉलो करती है और वापस इसी पाथ को रिट्रेस्ड करती हुई इसी पाथ से फॉलो होती हुई वापस आ जाती है। तो सेम केस जैसे कॉन्केव में है, कॉन्वेक्स में भी वैसा ही केस है कि जैसे अगर ये रे आ रही है मान लो और सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए पर्टिकुलरली मूव कर रही है इस पॉइंट के लिए, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इसी पॉइंट पे आफ्टर रिफ्लेक्शन ये 90 डिग्री से इंसिडेंट होने के कारण इसी पाथ को ये फॉलो करती है और इसी ट्रैक पे वापस चली जाती है। तो इसी का ये थर्ड केस है जिसमें बताया गया है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू अगर लाइट इंसिडेंट हो रही है मिरर पे तो वो रिट्रेस्ड हो जाएगी और उसी पाथ को फॉलो करेगी। अब ये फोर्थ केस है हमारे पास जिसमें बताया गया है कि अगर जो रे है रे इंसिडेंट ऑब्लिकली
अब ये ऑब्लिकली रे इंसिडेंट हो रही है, कॉनकेव पे हो या कॉन्वेक्स पे, ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड्स पॉइंट पी, मतलब पोल की तरफ। अब देखो ये जो रे इंसिडेंट हो रही है ये पोल की तरफ, ये अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल होती तो इस तरह से होती ना ये रे, तो ना प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ना ही ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रहा है। पहला अभी कोई केस नहीं है, दूसरा भी कोई केस नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो दोनों ही कंडीशंस यहाँ पे नहीं है, दोनों ही कंडीशन हमारे लिए यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। अब क्या है कि अब रे ही जो आ रहा है वो रे क्या आ रहा है, रे सीधा प्रिंसिपल एक्सिस पोल पे आ रहा है, लेकिन ऑब्लिकली आ रहा है। प्रिंसिपल एक्सिस पे जो है ये रे ऑब्लिकली आ रहा है, तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट भी होगा। ऐसे भी हमें पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का जो केस होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे वही केस बनता हुआ दिख रहा है आपको भी, और इसमें भी आप देखोगे सेम वही केस आपको मिलेगा। अगर ऑब्लिकली रे इंसिडेंट होती है, चाहे वो कॉनकेव पे हो या कॉन्वेक्स पे हो, तो दोनों ही केस में एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ऑन द कॉनकेव मिरर जो फिगर है आपका 10.6a, या फिर ऑन ए कॉन्वेक्स मिरर जो फिगर 10.6 का बी पोर्शन है, तो दोनों में ही इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली, मतलब ऑब्लिकली इंसिडेंट हो रही है तो ऑब्लिकली रिफ्लेक्ट भी होगी। द इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रेज फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। मैंने पहले ही बोल दिया है कि ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंस हो रहा है, पॉइंट पी पे इंसिडेंट हो रहा है, तो पॉइंट पी मतलब पोल पे इंसिडेंट हो रहा है, तो ये पॉइंट पी पे ही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। मेकिंग इक्वल एंगल्स विद प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ये क्या करेगा, इक्वल एंगल यहाँ पे आपको बनता हुआ दिखेगा। तो आप देखो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। प्रिंसिपल एक्सिस जस्ट लाइक नॉर्मल की तरह बिहेव कर रहा है। इस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, 90 डिग्री बना रहा है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी एंगल इंसिडेंट आई और ये आर, ये दोनों यहाँ पे बनता हुआ है दिख रहा है। अब इसके ठीक नीचे वाले पैराग्राफ को मैं आपको बताऊं क्या लिखा हुआ है। रिमेंबर दैट इन ऑल द अबव केसेस द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर फॉलोड। हर केस में, चाहे ऊपर से लेके नीचे तक जितने भी केसेस हमने अभी तक स्टडी किया है, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस और ये जो फोर्थ केस है, सब में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो किया जाएगा। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस the incident ray is reflected in such a way that the angle of incidence of reflection equal the angle of incidence। मतलब angle of incidence और angle of reflection हर हाल में यहाँ पे सेम होंगे, और वो हर केस में, जो चारों केस मैंने स्टडी किया है, वो हर केस में यहाँ पे फॉलो होगा। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में किस तरह की इमेज की फॉर्मेशन होगी ये अभी हम लोग देखेंगे फिगर 10.7 में, जो कि यहाँ पे अभी पेज 165 है, तो 166 में हम लोग इसको स्टडी करेंगे। इलस्ट्रेट्स द रे डायग्राम्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर फॉर वेरियस पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। कॉनकेव मिरर में अलग अलग ऑब्जेक्ट की पोजीशन के लिए इमेज की कंडीशंस, इमेज कहाँ पे फॉर्म होंगी उसके बारे में अभी हम स्टडी करेंगे। तो अब देखते हैं, हमारे पास अब वो टाइम आ गया है कि हम अपने ऑब्जर्वेशन को, जो हमने अपने पहले वाले पीरियोडिक टेबल में एक तरह से टेबल जो था टेबुलर फॉर्म में, उस टेबुलर फॉर्म को यहाँ पे हम कितने तरह से इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। रे डायग्राम क्या मेरे उसके अकॉर्डिंग बन रहा है या नहीं बन रहा, जो हमने अपनी एक्टिविटी में देखा था वो एक्टिविटी कौन सी थी, उसके बारे में यहाँ पे मैं आपको ले चलता हूँ एक्टिविटी पे, और एक्टिविटी को एक बार दिखाना चाहूँगा आपको। उस हिसाब से मैं डायग्राम के एक एक पार्ट को मैं डिस्कस करूँगा। तो ये देखिए, ये एक्टिविटी है, और एक्टिविटी में पहला केस क्या था, तो पहला केस था आपने देखा था यहाँ पे एट इन्फिनिटी, मतलब आपने पोजीशन कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ रखी है, इन्फिनिटी पे। तो इमेज कहाँ बन रहा है आपका, फोकस पे बन रहा है ना। और हाईली डिमिनिश्ड, यहाँ पे आपने इस चीज़ को कंसिडर किया था अपने एक्टिविटी के बेसिस पे, आपने इसको एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी की थी और यहाँ पे बता दिया था कि पॉइंट साइज की बनेगी, लेकिन ये भी बताया था कि भाई रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। तो क्या ये आपके रे डायग्राम को फेवर करता है? तो सिर्फ और सिर्फ मैं पहले एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट एक्टिविटी की, और उस एक्टिविटी के बेसिस पे मैं अपने रे डायग्राम को ऑब्जर्व करने जा रहा हूँ। तो बिल्कुल ध्यान से देना है, मैं फिर से बता रहा हूँ,
आपने ऑब्जेक्ट कहाँ लिया है देख लो, इन्फिनिटी पे। इमेज कहाँ बनी है, फोकस पे। साइज क्या है, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज्ड और रियल एंड इन्वर्टेड। तो आइए क्रॉस चेक करते हैं एक बार और डायग्राम पे जाते हैं, देखते हैं डायग्राम क्या कहता है हमारा। तो आ गए हम लोग डायग्राम पे। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कंडीशन, ये ऑब्जेक्ट है आपका ए बी जो आप देख रहे हो। तो ए बी जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है आपका। और ऑब्जेक्ट कहाँ पे आपने लिया है, देखो यहाँ पे कंडीशंस दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे लिया है। इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो इस जगह पे इमेज फोकस पे बन रही है। डिमिनिश्ड है, छोटी सी है, बिल्कुल छोटी है। रियल है क्योंकि स्क्रीन पे आप इसको ऑब्टेन कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने बताया था वहाँ पे प्रैक्टिकली आप एक पेपर लेके और दूसरी तरफ से आप कॉनकेव मिरर लगा के तो स्क्रीन पे आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। एक स्क्रीन पे ये आपको मिल सकता है, ऑब्टेन किया जा सकता है। तो ठीक है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट अगर आप देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट अगर आपकी इन्फिनिटी पे होती है तो उसकी इमेज बनेगी फोकस पे, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और डिमिनिश्ड होगी, मतलब साइज काफ़ी छोटी होगी। तो पहला बिल्कुल सही है आपका, फर्स्ट वाला जो है बिल्कुल सही है। आते हैं इसके बाद वाले कंडीशन में, सेकंड वाले के केस में। तो सेकंड वाले में अब देखेंगे हम लोग कि सेकंड का केस क्या है। तो ये है आपका, ये सेकंड केस है जिसमें आप देखो आपने ऑब्जेक्ट कहाँ लिया है, बियॉन्ड सी। इमेज कहाँ बन रही है, तो मैंने बताया था फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इमेज बन रही है आपकी। डिमिनिश्ड है, ठीक है, और रियल और इन्वर्टेड है। तो आते हैं देखते हैं, मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं, बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, इमेज की पोजीशन बिटवीन एफ एंड सी, डिमिनिश्ड साइज जो है वो डिमिनिश्ड है और रियल और इन्वर्टेड। तो यही चीज मुझे मिलना भी चाहिए अपने रे डायग्राम के बेसिस पे। रे डायग्राम पे हमें वो दिखना भी चाहिए। तो देखते हैं रे डायग्राम में हमारे पास है या नहीं। देखिए बियॉन्ड सी मतलब सी के बाहर आपने लिया है ऑब्जेक्ट को। देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखना, तो सी के बाहर बिल्कुल आपने यहाँ पे कंसीडर किया है सी के बाहर, ये आपका ऑब्जेक्ट है। इस केस में हमेशा ऑब्जेक्ट ए और बी ही लिया गया है। तो ये ऑब्जेक्ट है ए बी और इसकी जो इमेज बन रही है बियॉन्ड सी लेने के बाद कहाँ पे बन रही है इमेज, तो सी और एफ के बीच में। इस जगह पे आपका सी है, देख सकते हो आप, इस जगह पे एफ है। तो सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में मतलब इस जगह पे इसकी इमेज बन रही है ना। बताओ बन रही है ये नहीं बन रही, बिल्कुल बन रही है। आप भी इस चीज को एग्री कर रहे हो, सी और एफ के बीच में बन रही है। अब सवाल है कि रियल है, तो देखो इन्वर्टेड है ना, उल्टा है ना। यहाँ पे ये क्या है, ये सीधा है, सीधा है तो मतलब ये इरेक्ट आप कह सकते हो, ठीक है, ये इरेक्ट है। लेकिन ये क्या है, ये इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड कहने का मतलब उल्टा बना हुआ है, उल्टा मतलब है रियल। अब ये इन्वर्टेड है तो इसका मतलब यहाँ पे इसकी रियल इमेज बन रही है। और अब साइज भी देख लो, साइज आपको क्लियर दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो ए बी की साइज है, ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज बन रहा है। तो थोड़ी सी छोटी बन गई, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से ये केस भी हमने देख लिया, ठीक है। अब इस केस के बाद आते हैं अगले टेबल पे और अगले टेबल को देखने की कोशिश करेंगे कि उसमें फिर से हमारे पास अगला क्या कंडीशन है। इस बार आपने ले लिया है कि आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो सी पे आपने ले ली है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो इमेज भी आपकी वहीं बन रही है, सी पे ही बन रही है, सेम साइज की बन रही है। इस बार साइज भी सेम हो गया, देखो जितना बड़ा साइज ऑब्जेक्ट का रहा होगा उतना ही इमेज का भी। और रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड का मामला है यहाँ पे। तो आइए देखते हैं, फिर से हम आ जाते हैं अपने दूसरे जगह पे और वहाँ पे देखते हैं कि वही कंडीशन है या नहीं है। तो ये देखो यहाँ पे आपने कहाँ लिया है ऑब्जेक्ट को, सी पे। ये देख पा रहे हो आप, सी पे ए बी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। तो इमेज कहाँ बनी, देखो आप, इमेज बिल्कुल सी पे ही बन रही है लेकिन नीचे की तरफ बन रही है। कहाँ बन रही है, नीचे की तरफ, सी पे ही नीचे की तरफ बन रही है। तो ऑब्वियस सी बात है इसकी, अब देखो जितने साइज का ऑब्जेक्ट है उतने ही साइज की तो इमेज भी बन रही है। और उल्टी बनी है, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है मतलब रियल बनेगी इमेज। तो इन्वर्टेड और रियल और सेम साइज की तो हो ही गई। तो सेम साइज की हो गई, जिस जगह पे सी है उसी जगह पे बन रहा है। तो ये सारी प्रॉपर्टी हमारी टैली करती है बिल्कुल। जो हमारा रीडिंग था, जो हमारा ऑब्जर्वेशन था और वो ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे जो हमने टेबल बनाया था उससे बिल्कुल टैली कर रही है।
अगले केस में आते हैं और अगला केस भी हम टेबल पे देखते हैं। देखिए इस बार नेक्स्ट केस में जो फोर्थ केस है वो हमने इस बार ले लिया कहाँ पे, सी और एफ के बीच में, ऑब्जेक्ट को ले लिया सी और एफ के बीच में। तो इमेज कहाँ बन रही है, सी के बियॉन्ड, सी के बाहर इनलार्ज बन रही है, रियल और इन्वर्टेड बन रही है। चेक करें क्या, आइए देखते हैं, चेक करते हैं फिर से और अपने जो रियल फिगर है उस पर आते हैं। डायग्राम, रे डायग्राम जो हमने बनाया है ये है आपका रे डायग्राम। फोर्थ केस है ये, जिसमें आपने बताया कि आपने देखो ये है सी और ये है एफ, ठीक है। सी और एफ के बीच में आपने ऑब्जेक्ट को ले लिया। ऑब्जेक्ट को हमेशा ए बी से रिप्रेजेंट किया गया है, जबकि इमेज को ए डैश और बी डैश से रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसकी इमेज जो है सी के बाहर बन रही है। देखो यहाँ पे इसकी इमेज कहाँ बन रही है, सी के पीछे इस तरफ। तो इसके बाद सी के पीछे बन रही है, तो सी की पीछे बन रही है, लेकिन उल्टी इमेज बन रही है, ये भी देखो आप, है ना। तो इस बार जितना बड़े साइज का ऑब्जेक्ट है उससे बड़ी इमेज बन रही है। इमेज क्या बन रही है, उससे बड़ी बन रही है। तो इमेज की साइज इस बार क्या है, बड़ी है। और क्या क्या प्रॉपर्टी हमने देखा था, तो हमने बोला था कि भाई ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे रखा है आपने, सी और एफ के बीच में रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, सी और एफ के बीच में। इमेज कहाँ बनी, सी के बाहर बनी। तो ये भी आपने देख लिया कि सी के बाहर इसकी इमेज बन रही है, बहुत अच्छी बात है। और साइज इस बार कितनी है, तो ऑब्जेक्ट से बड़ी साइज है इमेज की, ये भी क्लियर है। और चूंकि उल्टी है तो रियल और इन्वर्टेड तो होगी ही होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये भी हमने देख लिया, इस केस को भी हमने देख लिया कि हमें कैसे ही ये फोर्थ केस हमारे समझ में आ चुका है। अगले केस को देखते हैं, आइए। ये हमारा फिफ्थ केस है। इस फिफ्थ केस में आप देख सकते हो यहाँ पे जो अब कंडीशन आपके पास दिख रही है कि इस बार हमने ऑब्जेक्ट को रखा है फोकस पे। तो ये देखिए ये फोकस पे रखा हुआ है। इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पे, हाईली इनलार्ज, बहुत बड़ी इमेज बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बन रही है। तो फिर से आप देखो कहाँ रखा है आपने, फोकस पे। ऑब्जेक्ट कहाँ है, फोकस पे। इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पे, हाईली इनलार्ज, बहुत बड़ी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड। तो आते हैं और रे डायग्राम को ऑब्जर्व करते हैं, चेक करते हैं रे डायग्राम हमारे फेवर में है रे डायग्राम या नहीं। ये देखिए आपने रखा है यहाँ पे फोकस पे, इमेज बन रही है इन्फिनिटी पे। तो कितनी बड़ी साइज की बनेगी ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे आप कह सकते हो कि भाई ये ए डैश इस तरफ है और ये बी डैश है, तो बहुत ही इनलार्ज साइज की बनेगी, कोई डाउट नहीं है। तो फोकस पे रखने पे जो इमेज बन रही है वो बन रही है इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन फोकस पे, इमेज की पोजीशन इन्फिनिटी पे, साइज इनलार्ज और इन्वर्टेड है, इसलिए रियल भी होगा, रियल और इन्वर्टेड तो हो ही गया। तो इस तरह से ये भी प्रॉपर्टी इसको फॉलो करता हुआ हमें दिख रहा है। तो इसी तरह से दूसरे फिर से अगला और लास्ट वाले पे आते हैं, जो कि हमारा बता रहा है कि इस बार आप रख लो ऑब्जेक्ट को रख लो पी और एफ के बीच में, पोल और फोकस के बीच में। तो इमेज बन जाएगी बिहाइंड द मिरर। ये एक स्पेशल केस है, सिर्फ ये, जिसमें कि ऑब्जेक्ट इमेज जो है वो तो इनलार्ज बनेगा लेकिन वर्चुअल होगा। आपने देखा अभी तक यहाँ से यहाँ तक किसी में भी वर्चुअल केस नहीं था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये सिक्स्थ केस ही वर्चुअल है, जब आप ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हो तो, और इरेक्ट बनता है। बाकी सब में इन्वर्टेड बन रहा है, ये देखो इन्वर्टेड, इसमें भी इन्वर्टेड, इसमें भी इन्वर्टेड। मतलब 5 केसेस जो आप देख रहे हैं वो सारे 5 केस में इन्वर्टेड बन रहे हैं, लेकिन इसमें जो बन रहा है वो इरेक्ट बन रहा है। तो आइए रे डायग्राम को भी ऑब्जर्व करते हैं, और रे डायग्राम किस तरह का ड्रॉ हुआ है वो भी हमें देखना जरूरी है। तो ये रहा आपका रे डायग्राम। यहाँ पे देखो आप, इस बार फोकस और पोल के बीच में आपने ऑब्जेक्ट को ले लिया है ए बी को। तो देखो ये रे कैसी गई है, ये एक तो स्ट्राइक किया है इससे, ये स्ट्राइक कर रहा है बिल्कुल 90 डिग्री से, 90 डिग्री से स्ट्राइक कर रहा है, तो इसी डायरेक्शन में वापस आ रहा है और सी से होता वो पास कर रहा है। ये हमेशा ध्यान में रखना, अगर वो रिट्रेस्ड हो रहा है पाथ, लाइट की जो पाथ है, रे की जो पाथ है वो रिट्रेस्ड हो रही है, तो इसका मतलब वो सी से ही होके जाएगी। दूसरा रे जो है इस पे इस तरह से इंसिडेंट हो रहा है पोल पे, और ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। जब इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस कराया गया तो इट सीम्स टू बी एट दिस पोजीशन ए डैश बी डैश विच इज इरेक्ट इमेज। तो इमेज कैसी है यहाँ पे, वो इरेक्ट है, ठीक है, और लार्ज साइज की भी है, लार्ज भी है, ठीक है। तो इमेज भी आपकी यहाँ पे बन गई, लार्ज साइज भी हो गया, और इरेक्ट है, तो ये क्या होगा, ये वर्चुअल होगा, रियल तो होगा नहीं, ये वर्चुअल है।
तो इस तरह से ऑल 6 केसेस मैंने यहाँ पे इसको प्रॉपर स्टडी कर लिया है और ये अब अच्छे से समझ में आ चुका होगा आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इसके बाद हमारे पास एक एक्टिविटी आ जाती है। एक्टिविटी है आपका 10.4, जिसमें कहा गया है कि ड्रॉ अ नीट रे डायग्राम फॉर ईच पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट शोन इन टेबल 10.1। जैसे 1 बाय 1 मैंने अभी आपको बिल्कुल टेबल देख के आपको वहाँ पे डायग्राम दिखाया, उसी तरह से आपको आप टेबल का इस्तेमाल कर सकते हो और आप नीट एंड क्लीन रे डायग्राम आप ड्रॉ करो अपने पेंसिल से, और इरेजर, पेंसिल इरेजर जितनी भी आपकी जो इक्विपमेंट है उससे इक्विप्ड होके आप रे डायग्राम ड्रॉ करो। यू मे टेक एनी 2 ऑफ द रे मेंशन इन द प्रीवियस सेक्शन फॉर लोकेटिंग द इमेज। सिर्फ 2, आप ध्यान रखना है इस चीज का, क्योंकि आप उससे 2 या 3 भी, बहुत सारे बुक में जो रेफरेंस बुक आती हैं उसमें मोर देन 2 भी रेज हो सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ 2 रे डायग्राम लेके ये एक्टिविटी को परफॉर्म करोगे, 2 रे को परफॉर्म करोगे, 2 रे से ज़्यादा नहीं लेना, जहाँ पे इंटरसेक्ट होगा वहीं पे उसकी इमेज बनेगी, राइट। कंपेयर योर डायग्राम विद दोज गिवन इन फिगर 10.7। जो 10.7 में जो बना हुआ है उससे कंपेयर करके देख लो वो सही है, उसको फेवर कर रहा है, नहीं कर रहा है, अगर नहीं कर रहा तो क्या मिस्टेक हो रही है वो चेक करो। डिस्क्राइब द नेचर, किसका नेचर, पोजीशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज फॉर्म इन ईच केस। हर केस में आप उसके नेचर को फिर से देखो, बार बार उसकी साइज को देखो, उसकी पोजीशन को देखो, ठीक है, इमेज कहाँ बन रहे हैं वो चीज़ देखो, ये सब चीज़ को आप देख लो। टेबुलेट द रिजल्ट इन द कन्वीनियंट फॉर्मेट, और अपनी कन्वीनियंट फॉर्मेट के हिसाब से आप रिजल्ट को टेबुलेट कर सकते हो। तो इस तरह से ये 10.4 एक्टिविटी भी आपसे ईजिली परफॉर्म हो जाएगी। अब हम इसमें देखने जा रहे हैं कि क्या क्या यूजेज है, यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर्स आर कॉमनली यूज्ड इन टॉर्चेस, है ना, टॉर्च में है सर्च लाइट्स एंड व्हीकल्स हेडलाइट्स to get powerful parallel beam of light. They are often used as saving mirror, दाढ़ी बनाने में, to see a large image of the face. क्लियर दिखे आपको, सारी चीज़ें क्लियर दिखें, इसके लिए मोस्टली जिम में भी इसका यूज़ होता है जहाँ पे लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं। The dentist use concave mirror to see large image of the teeth ऑफ द पेशेंट्स, क्योंकि टीथ में तो छोटी छोटी होती हैं, उसके अंदर भी जो भी इन्फेक्शन, जो भी कीड़े लगे हुए हों, तो उसको देखने के लिए डेंटिस्ट यूज़ करते हैं। मतलब इनफैक्ट ये पता लग गया कि छोटी सी चीज़ों को इलाज करके देखने के लिए कॉनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है। लार्ज कॉनकेव मिरर आर यूज्ड टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस। जी हाँ, सोलर फर्नेस में देखिए वहाँ पे क्या होती है कि सोलर फर्नेस में ज़्यादा से ज़्यादा हीट की जरूरत होती है। तो कॉनकेव मिरर का काम क्या होता है, वो कन्वर्ज करता है एक पॉइंट पे, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही डिसाइड किया था, देखा भी था, पढ़ा भी था और उसका एक्सपेरिमेंट भी कर लिया था, उसकी एक एक्टिविटी को भी हमने परफॉर्म की थी। तो वो क्या करता है कि एक पॉइंट पे बहुत सारे सोर्सेज ऑफ लाइट को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है, जिसके कारण मैक्सिमम एनर्जी वहाँ पे हमें मिल सकती है। तो इसलिए सोलर फर्नेस में भी इसको यूज़ किया जाता है। बी पार्ट इसका कह रहा है इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में किस किस तरह की इमेज फॉर्मेशन होगी इसको भी देखेंगे। वी स्टडीड द इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर, नाउ वी शैल स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ऑलरेडी हमने स्टडीड तो कर लिया, हमने वी स्टडीड द इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर का तो अब कर ही लिया। तो अब बचा क्या रह गया, तो दूसरा जो स्फेरिकल मिरर का पार्ट है जो कि कॉन्वेक्स मिरर है, उसकी स्टडी हमारे पास रह गई है। तो अब उसकी स्टडी हम लोग करेंगे।